करने के बाद भी मृगांका का क्रोध शांत नहीं हो पाया था। उसे महसूस हो रहा था कि उसे छला गया है जीवन की देवी जीवंतता और मृत्यु देव के द्वारा। मृगांका को कोई पछतावा नहीं था, लेकिन एक घोर पाप उससे अनजाने में हो गया था। वो था अजन्मे शिशु की हत्या, जो राजा चंद्रशीष की पत्नी के गर्भ में था। मृगांका अपने बदले की आग में पागल हो चुकी थी और किसी भी प्रकार से चंद्रधरा राज्य और राज परिवार को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहती थी। उसके इस नरसंहार का दंड उसे मिला भी, जिस मृत्यु से उसे भय ही नहीं था। मृत्यु देव ने उससे वो मृत्यु ही छीन ली। उसके किए का दंड उसके कबीले वालों को भी भुगतना पड़ा। स्वयं को ना सही, लेकिन अपने कबीले के लोगों को श्राप मुक्त कराने के लिए उसने सालों साल प्रतीक्षा की। उसी राजवंश का एक अंश इस धरती पर आने वाला था, जिसकी रक्षा उसे केवल इसलिए करनी थी ताकि उसके कबीले के लोगों को उस श्राप से मुक्ति मिल सके जो मृगांका के अपराध के लिए मृत्यु देव ने उन्हें दिया था। आखिरकार वो समय आ चुका था जब मृगांका की वर्षों की प्रतीक्षा खत्म होने वाली थी, लेकिन मृगांका अभी भी उसे ढूंढ रही थी जो उसके कबीले वालों को उस श्राप से बचा सकता था। लगभग 900 साल बाद वर्तमान में थाईलैंड में दोपहर हो रही थी, जब रेले बीच पर काफी सारे लोग सर्फिंग और बाकी चीजों का आनंद ले रहे थे। इसी बीच वहाँ पर एक बड़े से छाते के नीचे ऑरेंज जूस पीते हुए मृगांका सामने देख रही थी। उसने एक काले रंग की पोशाक पहन रखी थी और उसके सिर पर एक काली गोल कैप थी। उसने एक धूप का चश्मा लगा रखा था। उसकी नजर सामने एक दंपति पर थी जिसमें आदमी लगभग 40 साल का था, लेकिन लड़की अभी 25-26 साल की थी। मृगांका अपनी पलकें तक नहीं झपका रही थी। तो ये आज का शिकार है। उसके बगल में आवाज आई और उसका कभी सेनापति होता राधाराज आकर उसके बगल में बैठ गया और बोला, ये अपने हनीमून पर आए हैं। लगभग 20 दिन पहले इनकी शादी हुई। उसकी बात सुनकर मृगांका ने लापरवाही से कहा, तो मैं क्या करूं? शादी हुई है ना, कोई 20 दिन पहले पैदा नहीं हुए हैं कि अभी मरेंगे तो दुनिया को बुरा लग जाएगा। मृगांका ने आराम से कहा, वैसे भी शादी करके कौन सा एहसान कर रहे हैं दुनिया पर? कुछ दिन बाद जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, बेरोजगारी वाली चीजों में वृद्धि भी करेंगे। इससे अच्छा कि अगर इनमें से एक सब्सट्रैक्ट हो जाए पृथ्वी से, तो मेरा जनसंख्या कंट्रोल में एक योगदान होगा। इतना कहकर उसने राधाराज की तरफ देखा और आगे बोली, मैं कितना सोचती हूँ ना दुनिया के बारे में आरटीआई। राधाराज को वो आरटीआई कहा करती थी। बिल्कुल, तुमसे ज्यादा तो संसार के बारे में और कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि तुम दिन रात सोते जागते बस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के सपने देखती हो, आरटीआई ने कहा। उसकी बात सुनकर मृगांका ने कंधे झटक दिए और बोली, मुझे अच्छा लगता है जब एक इंसान दूसरे इंसान को बर्बाद करता है। तो सोचो तब कितना मजा आएगा जब एक इंसान दूसरे इंसान को ऐसे चीरेगा, फाड़ेगा और कोई उस चीज को रोकने वाला नहीं होगा। पूरी की पूरी पृथ्वी साफ हो जाएगी। उसकी बात सुनकर आरटीआई ने अपनी पुतलियां घुमा दी और कहा, इसीलिए तुम एमपीएस हो, द मैड साइकोपैथ। ये नाम हासिल करने में भी मेहनत लगती है आरटीआई, तुम नहीं समझोगे। फिलहाल के लिए मुझे नाम बनाए रखना है, सो लेट मी फोकस। कहते हुए मृगांका ने सामने की तरफ देखा जहां वो आदमी सर्फिंग के लिए जाने वाला था। मृगांका ने एक लंबी अंगड़ाई ली और वहीं दूसरी तरफ 3-4 लड़के बियर पीते हुए उसकी तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने एक अलग भाषा में कुछ भद्दे कमेंट्स किए। उनकी बात सुनकर मृगांका ने कहा, बेवकूफ, उन्हें लगता है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं और तुम जिसको भाषा की पूरी जानकारी है। मृगांका की बात सुनकर आरटीआई ने अपना सिर सीट से टिका लिया। उसे देखकर मृगांका ने कुछ नहीं कहा और आराम से वो आगे की तरफ जाने लगी। इसी बीच एक कार तेजी से आई और अचानक से ही ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ गया। वो जाकर उन 3-4 लड़कों से भिड़ गई और रेत उछलकर उनकी आंखों में गिर गया। चारों के चारों आंखें बंद कर चीखने लगे। आरटीआई मुस्कुरा दिया। उसने सामने देखा तो मृगांका आगे बढ़ रही थी, लेकिन उन लोगों के बीच एक भीड़ गुजरी और फिर मृगांका गायब थी। आरटीआई की मुस्कान गहरी हो गई और वो खुद से बोला, अब आएगा मजा। और सामने उस आदमी की तरफ देखने लगा जो सर्फिंग कर रहा था। वो आदमी सर्फिंग में अच्छा था। वो लहरों पर उछल रहा था। उसके चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान थी, लेकिन तभी अचानक समुद्र से एक तलवार की डिजाइन वाला कड़ा पहने हुए एक हाथ निकला। उसने उस आदमी की टांग पकड़ ली। आदमी चौंक उठा। उसने नीचे देखा ही था कि उस हाथ ने
उसे एकदम से नीचे खींच लिया। वो आदमी समुद्र के पानी के अंदर चला गया। उसने अपने सामने देखा जो मृगांका उसके सामने थी। उसने अपने सामने देखा तो मृगांका उसके सामने थी। मृगांका ने अपना हाथ मुस्कुराते हुए हिला दिया। वो आदमी डर गया और ऊपर जाने लगा, लेकिन मृगांका ने उसकी टांग खींची और फिर वो सीधा उसको तेजी से नीचे ले गई। वो आदमी कुछ नहीं कर पा रहा था। जब मृगांका ने तलवार में ले जाकर उसकी पीठ सीधा एक समुद्री चट्टान से पूरे जोर से दे मारी। आदमी की रीढ़ की हड्डी में जोर से लगी और हाथ में उसके सिर के पिछले हिस्से में भी चोट लग गई। उसकी आंखें बंद होने लगी, लेकिन बेहोश होने से पहले उसके दिमाग में एक दृश्य फिल्म की तरह घूम गया। कैसे उसने अपनी पहली पत्नी की पीठ और सिर को ठीक ऐसे ही कमरे की दीवारों पर बार बार मारा था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी को लकवा मार गया था। मृगांका को समझना मुश्किल था। कभी वो किसी की जान बचाती और कभी किसी को सबक सिखाती थी। कैसी थी मृगांका? कठोर हृदय वाली या कोमल भावनाओं वाली, या केवल सत्य प्रिय? वहीं दूसरी तरफ समरज और सनी एक जानी मानी न्यूज एजेंसी द सनराइज में काम किया करते थे। भावनी जो उनकी फ्रेंड कम कलीग थी, वो भी उनके साथ उन्हीं की टीम में थी। वे लोग ऑफिस में बैठे ही थे कि तभी समरज को एक टिप मिली और वो तीनों लोग स्टिंग ऑपरेशन के लिए निकल पड़े। एक सुनसान बिल्डिंग के अंदर बहुत खतरनाक माहौल था। इसी बीच समरज और सनी एक खिड़की से अंदर आए। वे लोग तीसरी मंजिल तक गए। वो एक जालीदार गैलरी थी और नीचे हॉल का सारा नजारा दिख रहा था। समरज ने सनी को रुकने का इशारा किया तो सनी ने बिल्कुल हल्के से कहा, क्या हुआ? तू मेरे पीछे ही रहना, अगर कुछ होगा तो तू यहाँ से जल्दी निकल लेना। समरज ने कहा तो सनी की आंखें सिकुड़ गई। वो थोड़ा गुस्से से बोला, पागल है क्या? मैं तुझे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसका गुस्सा देखकर समरज ने उसे समझाने की कोशिश की। देख, ये न्यूज सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए चुपचाप जो मैं कह रहा हूँ वही कर। सनी ने फिर कहा, देख, न तेरे बाप का राज है और न मेरे वाले का है, इसलिए मुझे मत बता कि क्या करना है और क्या नहीं। मैं यहीं पर रहूंगा और हम दोनों साथ में निकलेंगे। समझ में आया ना तुझे? समरज ने अपना सिर हिला दिया। ये सनी उसकी बात कभी नहीं सुनेगा, ये बात उसे पता थी, इसलिए उसने आगे कोई बहस नहीं की और हल्के से आगे बढ़ने लगा। क्योंकि वो पूरी गैलरी जालीदार थी, इसलिए वो नीचे देख पा रहा था और जल्दी ही उसे लोग दिखने शुरू हो गए थे। वो लोग दूसरी मंजिल पर भी घूम रहे थे और कुछ हॉल में भी थे। समरज की आंखें बड़ी हो गईं। अचानक से उसके मुंह से निकला, डैम इट! क्या हुआ? बोलते हुए सनी ने भी नीचे देखा तो समरज ने कहा, यहाँ सच में पूरा ड्रग माफिया है। सनी की आंखों में भी चिंता नजर आने लगी। वो बोला, अब? समरज ने कुछ सोचा और फिर कहा, तू बाहर जा। सनी बोला, समी तू? सनी अक्सर समरज को प्यार से समी बुलाता था और ऑफिस में सनी और समी की जोड़ी नंबर 1 थी। इससे पहले कि सनी अपनी बात पूरी कर पाता, समरज बोल पड़ा, देख, बहस करने का टाइम नहीं है अपने पास। हम लोगों को काम करना है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा रिस्क है, इसीलिए तू बाहर जा और पुलिस को फोन कर, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। सनी की आंखों में थोड़ी परेशानी झलक आई। समरज समझ गया। उसने सनी का कंधा सहलाते हुए कहा, मैं बस कुछ फोटो खींच कर लाऊंगा और बस 5 मिनट बाद लौटाऊंगा, तू टेंशन मत ले। पक्का? सनी ने कहा। वो संतुष्टि कर लेना चाहता था कि समरज जानबूझकर किसी परेशानी में ना फंसे। समरज ने अपना सिर हाँ में हिला दिया तो सनी ने नीचे देखा और फिर बिल्कुल हल्के से कहा, जल्दी आना। समरज मुस्कुरा दिया तो सनी सबसे छिपते छिपाते हुए दोबारा उसी खिड़की के पास जाकर वहां से निकल गया। वहीं समरज ने पहले एक लंबी सांस छोड़ी और वो बिल्कुल छिपते छिपाते हुए आगे बढ़ने लगा। अचानक से वहां खड़े एक इंसान की नजर ऊपर जाने लगी तो समरज एकदम से पीछे हटकर दीवार से लग गया। उसकी सांसें रुक गई थी, लेकिन फिर वो आदमी वहां से चला गया। उसके बाद समरज ने अपने ब्लूटूथ में कहा, भावनी, तुम सब कुछ कैप्चर कर रही हो ना? मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और आगे जाना चाहिए। भावनी की आवाज भी अब गंभीर थी। डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। तुम लोग शायद भूल रहे हो कि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, समरज बोला। उसकी बात सुनकर भावनी को हंसी आ गई और वो बोली, बेटा, बंदूक के सामने तुम्हारी ब्लैक बेल्ट भी ढीली पड़ जाएगी, समझे ना? अब चुपचाप जल्दी से शूट करो और निकलो वहां से। समरज ने इतना सुना और फिर आगे बढ़कर वो सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। जब उसे हॉल में कुछ दिखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने अपने कैमरा को जूम करके फोकस किया तो उसने कुछ देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गई थी।
क्या घटिया लोग हैं ये। समरज ने अचानक ही कहा तो भावनी की आवाज आई, पुलिस वहाँ पर 12 मिनट में पहुँच रही है। तुम्हारा कैमरा इससे पहले कि कॉन्फिस्केटेड हो, निकलो वहाँ से। लेकिन समरज ने भावनी से कुछ और देर रुकने के लिए कहा और वो आगे बढ़कर सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। लेकिन तभी उसका ब्लूटूथ उसके कानों से निकलकर वहाँ एक आदमी के पास जा गिरा और उन लोगों ने समरज को देख लिया। वहीं समरज ने ये देखा और वो सीढ़ियों की तरफ लपका, लेकिन उन ड्रग डीलर्स के एक आदमी ने उसे एकदम से धक्का दे दिया। समरज संभल नहीं पाया और सीधा रेलिंग से उल्टा हो गया। समरज एक हाथ से रेलिंग पकड़कर झूल गया, लेकिन उसका लॉकेट रेलिंग में फंस गया। समरज की आंखें बड़ी हो गईं और उसके मुंह से निकला, नो नो नो। वहीं दूसरे आदमी ने उसके ऊपर रॉड मारनी चाहिए, पर समरज रेलिंग पकड़े हुए ही दूसरी तरफ हट गया। वार खाली गया, लेकिन उसका लॉकेट टूटकर सीधा नीचे एक बड़ी सी टंकी में जा गिरा। समरज का चेहरा सफेद पड़ गया। उस टंकी में तारकोल भरा हुआ था। चमचमाता हुआ लॉकेट कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। समरज के मुंह से हल्के से निकला, दादाजी। उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि रेलिंग के ठीक ऊपर उस आदमी ने दोबारा अपनी रॉड घुमाई और एकदम से समरज के सिर पर मारनी चाहिए, लेकिन अचानक से पीछे से किसी ने उसकी रॉड पकड़ ली। वो आदमी हैरानी से पीछे घूमा तो उसके ठीक पीछे काले कपड़े पहने हुए मृगांका खड़ी थी। उसे देखकर उस आदमी की भवें सिकुड़ गई और वहीं समरज ने भी अपना चेहरा उठाकर ऊपर देखा। उसकी आंखें फैल गईं और अचानक से ही उसका हाथ रेलिंग से छूट गया। मृगांका ने बिजली की तेजी से आदमी के हाथ में पकड़े रॉड को घुमा दिया और सेकंड के 100वें हिस्से में आकर समरज का हाथ पकड़ लिया। वहीं वो आदमी सीधा उड़कर गैलरी के अंत में दूसरी तरफ एक बिजली बोर्ड से टकरा गया और वहाँ चिंगारियां चटक उठी। समरज तो उस वक्त मृगांका को देखता ही रह गया। ना जाने अचानक वो वहाँ कैसे पहुंची। उस वक्त तो वो हवा में लटक रहा था, लेकिन मृगांका ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी बेहोश पड़ा था, जिसके शरीर से लगातार खून बह रहा था। समरज उस आदमी को बचाना चाहता था, लेकिन वो जिस हालत में था उस वक्त उसके पास केवल एक ही रास्ता था, वो उसे भी बचा लीजिए ना प्लीज। समरज ने मृगांका की तरफ देखकर कहा, मैं कोई सेवियर नहीं हूँ जो पूरी दुनिया को बचाती रहूंगी। और ये उसे भी क्या होता है? मैं कौन सा तुम्हें बचा रही हूँ जो उसे भी बचाऊं? मृगांका ने ठंडी आवाज में कहा। समरज ने उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, आप उसे बचा लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगी तो आई प्रॉमिस मैं दोबारा नहीं भागूंगा। तुम अभी भी नहीं भाग सकते। तुम्हारा लॉकेट जा चुका है राजवंशी, मृगांका ने बिना किसी भाव के कहा। समरज उसकी बात सुनकर हैरान था। वो सोच में पड़ चुका था कि मृगांका वहां उसे मारने आई थी या बचाने के लिए। यदि मारने के लिए आई थी तो उसे बचाया क्यों? उस लॉकेट का मृगांका से क्या लेना देना था जो समरज के पास था? बार बार क्यों मृगांका समरज को बचा रही थी? कहीं वही तो नहीं उस ट्रैप को खत्म करने की चाबी जिसके लिए मृगांका ने इतने वर्षों तक इंतजार किया था? और यदि ऐसा है तो मृगांका ने क्यों कहा कि वो उसे भी कहां बचाने आई थी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग।